सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। तो द रेड स्टडीज लेकर के आज की इस वीडियो में जो 12th क्लास के भाई बच्चे हैं उनके लिए भाई ज्योग्राफी वाला जो सब्जेक्ट है, भाई अभी आप लोगों के ज्योग्राफी के जो पेपर होने वाले हैं ना, उस पेपर के लिए यानी कि भाई सीबीएसई के लिए भाई जो क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है भाई वो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अब जो आपका एग्जाम होने वाला है, क्लियर है बोर्ड का, उसके लिए भाई क्या करके आए, हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दो। और मेरा नाम सन्नी सर है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं ज्योग्राफी के। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। भाई प्रकृति जो है, कौन? प्रकृति। प्रकृति पर भाई क्या दिखाई देता है? ये चीज साफ साफ दिखाई देती है कि किस प्रकार से मानव ने जो प्रयास किए हैं उनकी छाप जो है वो साफ साफ दिखाई देती है। और भाई क्या है कि उपयुक्त यानी सभी को उदाहरण के द्वारा समझाइए या स्पष्ट कीजिए। भाई इसका मतलब क्या है? तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन था, अब यहाँ से जो है आंसर स्टार्ट हो गया है। तो देखिए भाई, अब ये जो आंसर है ये यहाँ से स्टार्ट है। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रकृति जो है वो अवसर प्रदान करती है, और जैसी प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग भी करता है, और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है ना भाई? क्या हो जाता है? धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। जैसे कि भाई क्या होता है, तरंगित पहाड़ियों में भाई क्या होता है, तरंगित जो पहाड़ी होती है, तरंगित, ठीक है, उनमें चरगाहों का उपयोग। जैसे भाई तरंगित पहाड़ियां होती हैं, मान लो कुछ इस टाइप की पहाड़ियां हैं, ठीक, इसमें तरंगित यानी ऐसे लहर टाइप की जा रही है, ठीक है। तो इन पहाड़ियों पर चरगाहे, चरगाहे यानी जानवरों को चराया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जीव जंतु होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं, जैसे पहाड़ी बकरियां, ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक। तो ये तरंगित जो पहाड़ियां होती हैं वो वाली, ठीक है भाई, तो इन पर इनका उपयोग रहता है। तो ये है, ये क्या दिखाई देता है, ये साफ साफ हमें ये बताता है कि प्रकृति जो है वो जब भी अवसर प्रदान करती है तो मानव किस प्रकार से उसका उपयोग कर लेता है। क्लियर है? अब अगला वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाँ, ये वाला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत देना बिल्कुल भी, केवल आप अपने क्वेश्चन पर देखना और आप अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर लिख लेना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देखो, मानव भूगोल की परिभाषाएं बताइए। मानव भूगोल जो है इसकी परिभाषा पूछी है, तो मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? मानव भूगोल जो होता है, मानव भूगोल समाज को और धरातल के बीच में संबंधों का जो है संश्लेषित अध्ययन होता है। और यह जो है हमें परिभाषा किसने दी थी, ये हमें बात बताने को, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये बताया गया है कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो मानव भूगोल की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि मानव जो है वो भाई समाज और धरातल के बीच का जो अध्ययन या फिर इनका संबंध जो होता है उसका संश्लेषित अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। और ये वाली परिभाषा रेट जेल नाम के वैज्ञानिक जो थे इन्होंने दी थी मानव भूगोल की परिभाषा। क्लियर है? मानव भूगोल अस्थिर और क्रियाशील मानव के बीच का जो परिवर्तन जो होता है वो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, भाई यही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि देखो, मानव भूगोल की हर एक जगह अलग अलग परिभाषाएं हैं, यानी कि कई सारे ऐसे विद्वान आए थे जिन्होंने मानव भूगोल की अलग अलग विशेषताएं दी थी या फिर अलग अलग परिभाषाएं दी थी, ठीक। पहला जो था वो तो मैंने आपको बता दिया, रेड जेल। और फिर ये वाला जो है जिसने ये बताया अस्थिर क्रिया है, ठीक है भाई, ये जो है ये परिभाषा एलन सी सैंपल ने दी थी, ठीक। और एक और परिभाषा है, अब वो वाली कौन सी परिभाषा है? तीसरी, इसे हटाओ, हाँ ये रही तीसरी, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न प्राप्त संकलन को भाई क्या करते हैं? जो संकल्पना, सॉरी संकलन नहीं, संकल्पना को मानव भूगोल कहा जाता है। यह परिभाषा पॉल विडाल डीला बिलास ने दी थी। ये भी आ जाता है कई बार, विडाल डीला बिलास ने जो है ये परिभाषा दी थी, ठीक। तो ये अलग अलग प्रकार की 3 परिभाषाएं थी, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं और क्या है भाई। अब ये है जनसंख्या, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है भाई। जनसंख्या के बढ़ने या फिर घटने या बढ़ने का मतलब क्या होता है? वृद्धि हो या फिर ह्रास में हो, इसके प्रमुख परिणामों की व्याख्या करनी है। यानी हमें ये बताना है किसी भी एक क्षेत्र में जो जनसंख्या जो होती है वो घटती है या बढ़ती है तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है,
क्या बताना है इसका क्या प्रभाव पड़ता है सारे के सारे समाज पर या सारे के सारे शहर पर। तो देखो भाई, किसी भी एक क्षेत्र की अगर जनसंख्या बढ़ती है या फिर घटती है तो उसका सबसे पहला जो प्रभाव रहेगा वो संसाधनों पर अत्यधिक भार। पहला क्या है? संसाधनों पर अत्यधिक भार, यानी जो भी हमारे संसाधन है उन पर भाई क्या रहेगा? बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, और ज्यादा दबाव पड़ने के कारण भाई क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं संसाधन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। संसाधनों का तेजी से भाई क्या हो रहा है? खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई अचानक से, इसलिए जनसंख्या के भरण पोषण की समस्या पैदा हो जाती है, और विकास का जो है ना हो पाना, फिर विकास जो है ऐसी स्थिति में नहीं हो पाता है। और अगर भाई मान लो जनसंख्या ये तो बढ़ी थी, ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर वही जनसंख्या घटती है तो जनसंख्या के घटने से क्या होता है? पहला, संसाधन जो है उनका उपयोग नहीं हो पाता पूरी तरीके से। पहला तो ये था कि जनसंख्या अगर बढ़ जाती है तो ज्यादा उपयोग हो जाएगा, लेकिन अगर जनसंख्या ही नहीं बिल्कुल भी बढ़ी, कम और हो गई, तो बेटा क्या रहेगा कि संसाधन जो है उनका भी यूज नहीं हो पाएगा। समाज की अवधारणा आधारभूत संरचना का अस्थिर हो जाएगा भाई। आधारभूत जो संरचना है वो स्थिर हो जाएगी, यानी कि विकास नहीं होगा सारे देश का। तो ये चीज थी। क्लियर है? 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये चौथा वाला क्वेश्चन है। अब ये चौथा क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई विश्व में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग व बहुत कम क्षेत्र पर बहुत अधिक लोग जो है वो रहते हैं। क्लियर? यानी कि ये बोल रहा है कि भाई मान लो ये विश्व है, पूरा का पूरा ये विश्व है, ठीक, तो कुछ तो ऐसी जगह है, मान लो इतनी सी जगह है, तो इस पर बहुत अधिक आबादी बसी हुई है। कितनी? बहुत अधिक आबादी इतने क्षेत्र पर जो है वो बसी हुई है। लेकिन कुछ क्षेत्र इतने बड़े हैं मान लो, लेकिन इन पर आबादी जो है वो बहुत कम है। यानी कुछ क्षेत्र ऐसे जो छोटे हैं लेकिन उनके पास, उनके अंदर आबादी बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी किस देश में है? भारत के अंदर है और चाइना के अंदर है, जो कि रूस से बहुत ज्यादा छोटे हैं, है ना? तो यही चीज है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है और क्वेश्चन समझो। उदाहरणों सहित हमें जो है ये कथन की पुष्टि करनी है कि इस प्रकार से ये चीज होती है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, या फिर यही क्वेश्चन अलग तरीके से और आता है। विश्व में जनसंख्या वितरण को नहीं का प्रतिरूप अपने आप में अनूठा पहलू है, कैसे? भाई जनसंख्या अलग अलग है सारे के सारे विश्व में, कैसे? ये अपने आप में एक अनोखा पहलू है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है 2 तरीके से आ जाता है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अगर हो सके तो दोनों तरीके लिख लेना और लिख करके समझ के प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि ये आते बहुत ज्यादा, इसीलिए भाई मैं आपको ये वाली चीजें करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, विश्व की 90% जनसंख्या जो है, अब इसका आंसर बता रहा हूँ। जो अभी मैंने आप लोगों को ये जो क्वेश्चन बताया ना ये वाले, तो इसका आंसर है भाई ये वाला। ठीक है, तो ध्यान दे। विश्व की 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल पर ही निवास करती है। यानी 90% हिस्सा पूरे की पूरी दुनिया का, उस पर केवल 10% लोग ही रहते हैं 90% में। और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरोप का उत्तरी और पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र सर्वाधिक सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। यानी ये दक्षिण एशिया की बात कर रहा है, सॉरी एशिया की बात कर रहा है, और एशिया की बात कर रहा है तो भारत और चीन आ जाते हैं। तो ये यही बोल रहा है कि भाई ऐसे देश जिसमें भाई क्या है, आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे देश है जिनका आकार तो बहुत बड़ा है लेकिन उनमें आबादी नाम मात्र की, जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक लोग रहते हैं। क्लियर है? तो ये बात बताई गई थी। और क्या था? उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों के निकट यानी पास में उष्ण व शीत मरुस्थल हैं, और अधिक वर्षा वाले स्थानों का भाई जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। यानी 1 किलोमीटर में लगभग एक व्यक्ति ही रहता है। लेकिन जो हमारे यहाँ के आसपास के जो वो है देश, तो उनके अंदर भाई 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंट है। तो इसके कारण भाई क्या है, जनसंख्या हर एक जगह पर अलग अलग है। क्लियर है? तो ये चीज थी सारी की सारी। अब अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा वाला है। तो मैंने आपको लगभग 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ये अगला वाला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर खुद डाल लेना। ठीक है भाई, अब ये देखो क्या है, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। तो देखो, मानव विकास सूचकांक
सूचकांक का भाई मतलब क्या होता है, सूचना एक तरीके की। HDI क्या है, तो मानव विकास सूचकांक, और HDI क्या है, ये चीजें भी कई बार आ जाती हैं। मानव विकास सूचकांक जो होता है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जो था वो जारी किया गया था। इसमें होने वाले वार्षिक रिपोर्ट है, जो कि भाई इसमें क्या होता है, एक वर्ष में एक बार रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय के मानकों के आधार पर भाई क्या किया गया है, प्रकाशित की जाती है। और सबसे पहले 1919 में यह जो है HDI रिपोर्ट जारी की गई थी। भाई सबसे पहले 1919 में HDI रिपोर्ट जारी की गई थी, और ये HDI जो रिपोर्ट है ये बताती है कि क्या भाई जो शिक्षा है, ठीक, और आय है, ठीक है, और जीवन की जो प्रत्याशा है, यानी भाई जो स्थिति है स्वास्थ्य की या डॉक्टर जो होते हैं, क्या इनमें सुधार आया है, क्या पर्यावरण जो है वो सही हुआ है, तो यही जो होता है मानव विकास सूचकांक कहलाता है। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, रुपए पैसे, इन सबको देखता है, और इन सबको देखते हुए बताता है कि किसी भी एक व्यक्ति या फिर किसी भी एक क्षेत्र का या फिर एक किसी भी देश का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है, यानी कि टोटल मिलाकर के किसी भी एक देश के विकास के बारे में पता लगाना ही मानव विकास सूचकांक कहलाता है। क्लियर। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो बहुत ज्यादा आता है। देखो ये 9वां लिखा लो, लेकिन वास्तव में 9 नहीं है, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर डाल लेना जो आप डालते हुए आ रहे हो। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मानव में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। देखो भाई ये क्वेश्चन ना दो तरीके से आता है, या तो मैंने गलती से अभी मानव बोला ना, ये भारत है, ठीक है, भारत में जनसंख्या के वितरण, ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ इस तरीके से, यानी वो या तो भारत का नाम ले भी सकता है या फिर नहीं भी ले सकता। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि भाई कोई भी देश सही या कोई भी क्षेत्र सही, वहां पर अगर जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी तो उसके रीजन होंगे कुछ, तो ये वही रीजन होते हैं भाई, चाहे किसी का भी नाम ले, आपको रीजन यही लिखने हैं। क्लियर है। अगर वो नाम बदल भी देता ना तो भी आपका आंसर यही होना चाहिए। क्लियर। तो देखो भाई, सबसे पहला कारण किसी भी एक क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन का, या किसी भी एक क्षेत्र में लोग रहने जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, जनसंख्या वितरण के कारण क्या, उच्चावच। भाई उच्चावच का मतलब क्या है, उच्चावच यानी ऊंची नीची, ठीक है, मान लो ये जमीन है, ऊंची नीची है, तो अब भाई लोग ऐसी जमीन पर तो रहना बहुत कम पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ऊबड़ खाबड़ है, कहाँ कहाँ से अलग अलग तरीके से जा रही है। लेकिन लोग जो जमीन एकदम ऐसी है, सपाट है, प्लेन है, ऐसी जमीन पर ज्यादा रहना पसंद करेंगे। क्यों करेंगे ज्यादा रहना पसंद, क्योंकि भाई ये प्लेन है और यहाँ पर घर बड़ी आसानी से बन सकते हैं, जो भी उन्हें घर बनाने आसानी से, लेकिन यहाँ पर नहीं बनते भाई। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर भूकंप आएगा तो तुरंत घर जो है ढह जाते हैं, इसलिए भाई लोग पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं रहते हैं। तो ये उच्चावच हो गया, उच्चावच का मतलब ऊबड़ खाबड़। क्लियर है, तो ये बताया गया था इसमें। अब देखो, मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं पर्वतीय व पठारीय, या फिर इनसे होने वाले वर्षा भागों में जनसंख्या कम केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए भाई क्या होती है, भारत में उत्तरी मैदान घना बसा हुआ है, जबकि उत्तर पर्वतीय भाग तथा उत्तर पूर्वी वर्षा वाले भागों में भाई जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है। अब जलवायु, दूसरा कारण है भाई जलवायु का। जलवायु का मतलब क्या होता है, जलवायु का बेटा मतलब ये होता है कि कोई भी एक जगह है उसमें कैसा वातावरण है, या एक ही प्रकार का वातावरण हो और वो लगभग काफी लंबे टाइम तक वैसा ही रहा हो, तो वही वातावरण उस क्षेत्र की जलवायु कहलाती है। ठीक है भाई। या बोले तो सही सही अ, अगर सीधी लैंग्वेज में बोले तो जो मौसम होता है किसी भी एक क्षेत्र में, एक ही प्रकार का मौसम जब लंबे वर्षों तक रहा हो तो उसको उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा रहता है, हमेशा ठंडा रहता है, लेकिन वो मौसम का मतलब जो कुछ टाइम तक रहता है, लेकिन ये जलवायु है। क्यों है जलवायु, क्योंकि वही मौसम लंबे टाइम तक वहां पर रहता हुआ आया है, वही वातावरण ठंडी का वहां पर बहुत लंबे टाइम तक है और आज भी है। ठीक है, तो जलवायु, जैसे लोग जो है भाई पर्वतीय क्षेत्र जो है यहाँ पर ठंड ज्यादा होती है तो यहाँ पर रहना कम पसंद करते हैं, भाई ठंडे एरिया में कम रहना पसंद करेंगे। लोग जो है गर्म एरिया में भी कम रहना पसंद करेंगे। लोग ऐसे एरिया में ज्यादा रहेंगे जहां पर ये सारी चीजें जो है कम कम पड़ती हो, यानी कि लिमिटेड हो। ठीक, तो ये जलवायु भी होता है। जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि थार मरुस्थल में गर्म जलवायु और पठारीय भाग व
हिमालय के ठंडे क्षेत्र जो है वो सम यानी एक समान जलवायु की अपेक्षा कम घने बसे होते हैं। क्लियर है। और क्या रहता है कि मृदा भी प्रभावित करती है, क्योंकि मृदा कृषि को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में भाई कृषि अच्छी होती है। ठीक है। इसलिए भाई ये भाग जो होते हैं, अधिक भाग जो होते हैं वो घने बसे होते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि ऐसे राज्य ये हैं जहाँ पर बहुत अच्छी कृषि होती है। और जब मिट्टी है यहाँ पर, तो मिट्टी अच्छी है, तो इसके कारण लोग जो है यहाँ पर ज्यादा रहना पसंद भी करते हैं। क्लियर है। अब अगला वाला इसी का पॉइंट है, ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट 4 है। जल की गुण उपलब्धता। जल की उपलब्धता भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। कैसे करती है प्रभावित? क्योंकि भाई अगर जहां पर जल मिलेगा तो लोग वहां पर ज्यादा रहना पसंद करेंगे। जल की उपलब्धता ये बसावट बसावट यानी जो लोग बसते हैं इसको आकर्षित करती है। सतलुज गंगा का मैदान जो है वो तटीय मैदान है, यहाँ पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था और ये खत्म हो गया है। अब इसके बाद ये वाला है, अब इसको समझ लो। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है भाई, आप क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत देना, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर डाल लेना। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ये है कि भारत सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं। तो देखो भाई भारत सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो गंगा की साफ सफाई एक जो है आर्थिक एजेंडा यानी समस्या बन चुकी है। इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए भाई क्या किया गया है, भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण जो है वो समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नाम का जो है एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन चलाया था। क्लियर है। जो जिसकी वजह से गंगा जो है इसको गंदा होने से बचाया गया। ठीक। तो ये चीज थी इसके अंदर। अब अगला एक और क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, नियोजन का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन भी भाई कई बार आता है, भाई यहाँ पर मत देखना। ठीक है, इसको मत ज्यादा समझो। ठीक है। नियोजन का अर्थ बताइए, नियोजन का अर्थ क्या होता है। ये यहाँ तक ही है इसका आंसर। तो नियोजन का अर्थ होता है वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी भी देश या फिर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, आवश्यक होता है। और जो हम क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है, चिंतन करते हैं, यही आयोजन कहलाता है। देखो भाई मान लो कि कोई भी एक हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के, भविष्य को लेकर के, तो वो प्लानिंग ही नियोजन कहलाता है। ठीक है भाई। तो ये चीज थी। अब देखो भाई ये यहाँ पर जो था ये भाई हमारा खत्म हो चुका है, जितना भी भाई मैंने आपको बताया है ये नहीं है। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो कि भाई मैंने आप लोगों को भाई बताई थी। ठीक है भाई। आप लोगों को अगर ये वाले क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हो तो अच्छी बात है, और अगर ना आए हो तो कमेंट जरूर करें, जिससे भाई क्या होगा कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, उस पर भी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जो आपका डाउट रहेगा। क्लियर है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बने रहिए मेरे इस चैनल पर। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी वीडियो में। जय श्री राम।